वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G में। अब वक्त है दोस्तों समझने का। MPGK की यह 8वीं क्लास है, क्लास नंबर 8। और MPGK की इस क्लास में हम मध्य प्रदेश का इतिहास इस बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रमुख राजवंशों के बारे में जानेंगे। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की इस क्लास में हम 4000 से अधिक प्रश्नों को कवर करने वाले हैं पूरी की पूरी सीरीज में। सभी के सभी प्रश्न MCQ के फॉर्मेट में होंगे, जो हम क्विक रिवीजन के लिए पढ़ रहे हैं या प्रैक्टिस सेट के तौर पे भी आप इसे ले सकते हैं। सभी प्रश्नों को मैं कंसेप्ट और उनकी डिटेल के साथ में बताने वाला हूँ। यदि MPGK के परिप्रेक्ष्य में हमारी ये क्लास आपको अच्छी लगती हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही इस बेल आइकॉन को आप प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ्रिक्वेंटली मिलती रहे। इस क्लास के लिए हमने जो टॉपिक लिया हुआ है ना MPGK में, सभी प्रश्न जितने भी प्रश्न हमने लिए हैं, सारे प्रश्न एक एक टॉपिक से हमने एक एक करके सारे प्रश्नों को उठाया हुआ है। और यह पूरे प्रश्न MPPSC के 2020 के सिलेबस पर आधारित है। तो हम यह कह सकते हैं कि इस सीरीज में लगाने वाले प्रश्नों MP में होने वाली सभी प्रकार की एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपकी MPPSC प्री की एग्जाम हो गई, MP पुलिस की एग्जाम जो कि अभी होने वाली है, और व्यापम की अन्य एग्जाम जो भविष्य में होंगी, सभी के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण है। आज हम घटनाओं और राजवंश के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उनका बहुत बहुत थैंक यू। साथ ही मैं अभी जो नए देखने वाले हैं, जो पहली बार हमारे चैनल पर आए, उनके लिए बता दूं कि हमने इस मंथ के लिए 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। ठीक है, इस टारगेट को पूरा करने के बाद मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा दोस्तों। यह टारगेट मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि यूट्यूब के टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार 1000 सब्सक्राइबर पूरे होना आवश्यक है, ताकि मैं लंबे समय तक अपनी सेवाएं आपको दे सकूं और हमारा चैनल यूट्यूब पर बना रह सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ग्वालियर के शासक वीर सिंह तोमर के राज दरबार में कौन संगीताचार्य को राजाशय प्राप्त था? ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब है दामोदर भट्ट। दामोदर भट्ट को शासक वीर सिंह तोमर के राज दरबार में जगह दी गई थी। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जो कि आपको याद रखनी है, दामोदर भट्ट की रचना। इनकी रचना है दोस्तों संगीत दर्पण। क्या है? संगीत दर्पण। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। साथ ही ये जो नाम लिखे हुए तानसेन, बैजू बावरा, स्वामी हरिदास, ये सब मध्य प्रदेश के ही अन्य कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, आपको ये बताना है। ग्वालियर में तोमर शासक डुगरेंद्र सिंह के शासनकाल में दिल्ली के सुल्तान मुबारक शाह ने 2 बार 1427 में और 1429 में ग्वालियर पर आक्रमण किया था। दूसरा स्टेटमेंट है, राजा डुगरेंद्र सिंह के समय मालवा के शासक हुसंग शाह ने 2 बार 1437 में, है ना, ग्वालियर पर आक्रमण किया था। राजा डुगरेंद्र सिंह के मेवाड़ के शासक राजा कुंभा एवं कश्मीर के शासक जैतुल आबदीन से मैत्रीपूर्ण संबंध थे। राजा डुगरेंद्र सिंह कीर्ति सिंह तोमर के पुत्र थे। तो इन चारों स्टेटमेंट में दोस्तों जो ऊपर की जो 3 स्टेटमेंट है, यह तो बिल्कुल ही सही है ना। इन्हें आप जानकारी के रूप में याद रखेंगे। साथ ही मैं आपको चौथे स्टेटमेंट के बारे में बता दूं, कीर्ति सिंह तोमर के पुत्र नहीं थे डुगरेंद्र सिंह। कीर्ति सिंह तोमर डुगरेंद्र सिंह का पुत्र था। ठीक है दोस्तों, पिताजी कौन थे? डुगरेंद्र सिंह। पुत्र कौन था? कीर्ति तोमर। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है और इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। तो डुगरेंद्र सिंह के पिता का क्या नाम था? डुगरेंद्र सिंह के पिता का नाम था गणपति देव। क्या था दोस्तों? गणपति देव। गणपति देव इनका पुत्र डुगरेंद्र सिंह, डुगरेंद्र सिंह का पुत्र कीर्ति सिंह। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। ग्वालियर का वह तोमर शासक जिसने नरवर के किले पर विजय प्राप्त की थी, वह कौन था? वह प्रतापी शासक था डुगरेंद्र सिंह। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। ग्वालियर का किला खालिस्तान में बनाया गया था, यानी किस समय बनाया गया था, यह पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप IMP कर याद रखेंगे। ग्वालियर का किला 6वीं शताब्दी में बनाया गया था। यदि मैं सन की बात करूं तो सन है दोस्तों 525 ईस्वी, है ना।
525 ईस्वी 6ठी शताब्दी में ग्वालियर के किले का निर्माण किया गया था। ग्वालियर के किले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि भारत का जिब्राल्टर, इस नाम से ग्वालियर के किलों को जाना जाता है। ग्वालियर का किला इक्वल टू क्या है, भारत का जिब्राल्टर। इसका मतलब होता है दोस्तों किलो का रत्न। किलो मतलब 1 किलो 2 किलो नहीं, किले जो होते हैं ना उनका। ठीक है, तो इस अन्य नाम से भी ग्वालियर किले को जाना जाता है। साथ ही ग्वालियर के किले के भीतर कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण किया गया है, जिसमें कि सास बहू का मंदिर। इसका मंदिर तो सास बहू का मंदिर। यदि सास बहू के मंदिर में किसकी प्रतिमा है, यह क्वेश्चन है, तो क्या इसका सही जवाब होगा, विष्णु भगवान की प्रतिमा है। विष्णु भगवान के भी सहस्त्र बाहु अवतार की। ठीक है, सहस्त्र बाहु शब्द से ही सास बहू यह शब्द बना है। साथ ही तेली का मंदिर, तेली का मंदिर है, और मान महल और गुजरी महल। तो इतनी चीजें आपको ग्वालियर में, ग्वालियर किले के अंदर देखने को मिल जाती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। राजा कीर्ति सिंह तोमर के शासनकाल में तोमर साम्राज्य विस्तृत था। तोमर साम्राज्य कहां कहां तक फैला हुआ था, किसके शासनकाल में पूछा जा रहा है, कीर्ति सिंह के शासनकाल में। ऑप्शन है ग्वालियर, सोनागिरी, शिवपुरी, नरवर, चंदेरी, भिंड और मुरैना। तो इस प्रकार से इस सवाल का सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। इन सभी जगह पर तोमर शासक कीर्ति सिंह के समय में इनका शासन फैला हुआ था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। राजा मानसिंह तोमर ग्वालियर के शासक किस सन में बने थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट करके नोट कीजिएगा। मानसिंह तोमर यह कल्याण मल के पुत्र थे। पहली बात तो आपको ये याद रखनी, किसके पुत्र थे, यह कल्याण मल के पुत्र थे। और यह 1486 में गद्दी पर बैठे थे, और 1486 से लेकर 1517 तक इनका शासनकाल रहा था दोस्तों। कब, 1486 में गद्दी पर बैठे और 1517 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। ग्वालियर शासक मानसिंह तोमर का दिल्ली सल्तनत के कौन से वंश से संघर्ष रहा है। दिल्ली वंश के लोधी वंश के शासकों के साथ इनका संघर्ष रहा है। ठीक है, लोधी वंश के शासकों, और उनमें भी महत्वपूर्ण है बहलोल लोधी और सिकंदर लोधी। लोधी वंश के दो शासकों से इन्होंने संघर्ष किया है। एक का नाम था दोस्तों बहलोल लोधी, और एक का नाम था सिकंदर लोधी। ठीक है, ये दो नाम आपको लोधी वंश में याद रखने हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। राजा मानसिंह तोमर के किस बुंदेला शासक से मैत्रीपूर्ण संबंध थे। मानसिंह तोमर के मित्र थे रुद्र प्रताप बुंदेला। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है दोस्तों। रुद्र प्रताप बुंदेला और मानसिंह तोमर मित्र मित्र थे। उस समय रुद्र प्रताप बुंदेला का शासन कहां पर था, यदि ये पूछा जाए तो ओरछा है ना, कहां पर, ओरछा। यहाँ पर रुद्र प्रताप बुंदेला शासन किया करते थे। मानसिंह तोमर कहाँ के राजा थे। मानसिंह तोमर ग्वालियर के राजा थे, है ना, तभी तो इन्होंने ग्वालियर के किले के अंदर बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया था। इनमें सबसे प्रमुख था दोस्तों गुजरी महल। ठीक है, यह क्यों महत्वपूर्ण था, गुजरी महल। तो मानसिंह तोमर की टोटल मिलाकर 9 रानियां थी, है ना, इनके लिए आम बात है 9 रानियां, 9 रानियां। इनमें सबसे छोटी रानी का नाम था मृगनयनी, और मृगनयनी के लिए ही इन्होंने गुजरी महल का निर्माण करवाया था दोस्तों। सबसे छोटी रानी मृगनयनी, और मृगनयनी के लिए ही इन्होंने गुजरी महल का निर्माण करवाया था। अब इस बात का पता हमें कैसे चलता है, हम तो थे नहीं, आप तो थे नहीं, है ना कहीं पढ़ा होगा। तो उस समय वृंदावन लाल शर्मा ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका शीर्षक था मृगनयनी। तो मृगनयनी किताब का भी नाम है, इसके लेखक है वृंदावन लाल शर्मा। ठीक है, तो इस प्रश्न से समझ इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। कौन से राजा ध्रुपद संगीत के संरक्षक थे। तो ध्रुपद संगीत के जनक और इनको संरक्षक राजा मानसिंह को ही माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्वालियर के तोमर वंश के किस शासक ने संगीत के प्रमुख ग्रंथ मान कौतूहल की रचना की थी, है ना। तो यहाँ क्या लिखा हुआ देखिए आप ध्यान से, मान, तो किसने रचना की होगी, मानसिंह ने ही की होगी। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। मान कौतूहल के रचनाकार मानसिंह तोमर ही हैं।
अगला प्रश्न हम देखते हैं, ग्वालियर के शासक मान सिंह तोमर ने दिल्ली के किस शासक को 80 लाख टका उपहार में दिए थे? टके सिर भाजी टके सिर खाजा, तो किसको दिया था टका 80 लाख उपहार में? तो इन्होंने यह उपहार बहलोल लोधी को दिया था दोस्तों। ठीक है, बहलोल लोधी को दिया था। क्यों दिया था? कि बहलोल लोधी एक बार, जो कि दिल्ली सल्तनत के वहां के बादशाह थे दिल्ली सल्तनत के, है ना, तो वो एक बार ग्वालियर के एरिया से गुजर रहे थे, तो सोचा होगा उन्होंने ग्वालियर पर आक्रमण कर देते हैं। तो उस आक्रमण से बचने के लिए ही 80 लाख टका उपहार में दिए गए थे मानसिंह तोमर जी के द्वारा। बहुत ही शांत आदमी थे मानसिंह तोमर जी, है ना, यानी कि संगीत प्रिय कहना चाहिए। ज्यादा लड़ाई झगड़ा वो करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने दे दिया होगा, ऐसा हम समझ मान लेते हैं। राजा मानसिंह तोमर ने लोधी वंश के कौन से शासक को खिल्लत प्रदान की थी? इन्होंने खिल्लत प्रदान की। खिल्लत एक तरह का सम्मान होता है, यह इन्होंने सिकंदर लोधी को प्रदान किया था। ठीक है, अगर यदि पूछा जाए कब प्रदान किया था, तो यह 1492 में इन्होंने प्रदान किया था खिल्लत, है ना। अगला प्रश्न हम देखते हैं, राजा मानसिंह तोमर ने किसे आगरा सिकंदर लोधी के राज दरबार में सेवा हेतु भेजा था? इन्होंने अपने भतीजे निहाल सिंह को उनके यहाँ भेजा था, और यह बात थी 1500 ईस्वी की। 1500 ईस्वी में इन्होंने अपने भतीजे, भांजा या भतीजा था निहाल सिंह, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, निहाल सिंह को इन्होंने भेजा था सिकंदर लोधी के दरबार में। परंतु निहाल सिंह एक अत्यंत ही कोटि का, मतलब ईगो वाला था, हम कह सकते हैं। तो इनकी यहाँ बनी नहीं आगरा में, और वहां से इन्होंने बहस कर लिया, और इनके कारण ही, इसके द्वारा की गई बहस के कारण ही सिकंदर लोधी और मानसिंह तोमर, इनके संबंध आपस में खराब हो जाते हैं। कब की बात है यह? 1500 ईस्वी की बात है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में सिकंदर लोधी ने प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1500 में इनके संबंध खराब होते हैं, और 1501 में यह आक्रमण कर देते हैं। किनके ऊपर? मानसिंह तोमर के ऊपर, ग्वालियर के किले के ऊपर। और जब आक्रमण होता है, तो आक्रमण से बचने के लिए कुछ राशि ये सिकंदर लोधी को देते हैं, और उसके बाद संधि कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम देखते हैं, ग्वालियर पर सिकंदर लोधी ने दूसरी बार आक्रमण कब किया था? तो पहली बार तो आक्रमण किया था, धन लेकर इन्होंने संधि कर ली थी। जब दूसरी बार आक्रमण करते हैं और वापस धन की मांग की जाती है, तो उस समय राजा मान सिंह इनको करारा जवाब देते हैं तथा इन्हें खदेड़ कर वापस कर देते हैं। बात है सन 1505 की। ठीक है, तो दूसरी बार में इन दोनों के बीच में, यानी कि ग्वालियर और सिकंदर लोधी के बीच में युद्ध होता है, जिसमें कि सिकंदर लोधी को पीछे हटना पड़ता है, यह हम कह सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ग्वालियर के शासक राजा मानसिंह तोमर की प्रथम रानी का नाम क्या था? जैसा कि मैंने आपको बताया, इनकी टोटल 9 रानियां थी, है ना। प्रथम रानी का नाम था सुमन मोहिनी। सुमन मोहिनी यह इनकी प्रथम रानी थी, और मृगनयनी इनकी 90 नंबर की रानी थी। टोटल 9 रानियां थी। राजा महाराजाओं के लिए 9 रानियां आम बात थी, है ना, कर लेते थे। शादियां करने में मतलब कमी नहीं करते थे, कहना चाहिए, है ना। जैसे कोई पसंद आया शादी कर ली, कहीं संधि हो रही शादी कर ली, राज्य जीता शादी कर ली, तो आम बात थी उन लोग के लिए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, रानी मृगनयनी का मूल जन्म स्थान कौन सा था? रानी मृगनयनी का मूल जन्म स्थान राई था, ग्वालियर। कभी हो सकता है कभी डांस देखने गए, गाना सुनने गए, किसी ने अच्छा गाना गाया, शादी कर ली, इस प्रकार से होता था उस टाइम, है ना। तो राई गांव ग्वालियर, यहाँ से बेसिकली बिलोंग करती थी रानी मृगनयनी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ग्वालियर में गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही फेमस महल है गुजरी महल। यह इन्होंने मानसिंह तोमर ने अपनी 9वीं रानी के लिए इस महल का निर्माण करवाया था, जिनका नाम मृग नयनी था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मान कौतूहल नामक संगीत ग्रंथ की रचना किसने की थी? यह प्रश्न रिपीट हुआ है, मान और यह मान, तो इस प्रकार मान सिंह तोमर आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, रानी मृगनयनी ने किसे संगीत का प्रशिक्षण दिया था? इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि रानी मृगनयनी संगीत की अच्छी जानकार थी। इन्होंने तानसेन को संगीत का प्रशिक्षण दिया था, है ना। संगीत का जिसको जनक माना जाता है तानसेन, उनको प्रशिक्षण दिया था रानी मृगनयनी। तो सोच सकते हैं यह कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। और तानसेन को ही हम एक अन्य नाम से जानते हैं, उनका एक अन्य नाम था अता अली खान। ठीक है, तानसेन का ही एक अन्य नाम है अता अली खान। ठीक है दोस्तों, इसको आप अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से वह स्थल जिसका निर्माण राजा मानसिंह तोमर ने नहीं करवाया, वह कौन सा है? गुजरी महल, यह निर्मित है मानसिंह के द्वारा। मान मंदिर और राजगृह, ये तीनों के तीनों निर्माण आपके
राजा प्रिय राजा मानसिंह ने करवाए हैं। जो बैजा ताल है इसका निर्माण मानसिंह के द्वारा नहीं करवाया गया। बैजा ताल का निर्माण माधवराव सिंधिया प्रथम के द्वारा करवाया है। किसके द्वारा दोस्तों? माधव राव सिंधिया, MRS है ना, इनके द्वारा, माधव राव सिंधिया के द्वारा बैजा ताल बनवाया गया था। तो यह भी एक प्रश्न के रूप में आ सकता है कि बैजा ताल का निर्माण किसने करवाया था? माधवराव सिंधिया फर्स्ट, इनके द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजा मानसिंह जिनका कार्य क्षेत्र ग्वालियर रहा है किस वंश के शासक थे? तो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं तो यह बताने की बात ही नहीं है। राजा मान सिंह तोमर ही इनका पूरा नाम था। तोमर वंश के शासक थे। एक बहुत ही फेमस मूवी है पान सिंह तोमर, है ना, आप देखिएगा, इरफान खान जी की काफी अच्छी मूवी है जिसमें कुछ डकैतों के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, राजा मानसिंह तोमर के बारे में आपको एक बात और याद आप रख सकते हैं कि यह ग्वालियर पे इनका डायरेक्ट शासन नहीं था, है ना। ये पहले कौन थे? यह पहले अकबर के सेनापति रह चुके हैं। ठीक है, कौन रह चुके हैं? यह अकबर के सेनापति। तो अकबर के अंडर में यह ग्वालियर पर शासन किया करते थे किसी समय में। अगला प्रश्न हम देखते हैं। ग्वालियर के तोमर वंश का अंतिम शासक कौन था? तोमर वंश का अंतिम शासक था दोस्तों विक्रमजीत। ठीक है, और इन्हें ही हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। इनको 1518 में इब्राहिम लोधी ने पराजित किया था। उसके बाद ग्वालियर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। कब? 1518। यह अंतिम समय था जब तोमर वंश समाप्त हो गया। किया गया किसके द्वारा? इब्राहिम लोधी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? इब्राहिम लोधी, है ना, इनके द्वारा 1518 ईस्वी में। अंतिम शासक विक्रमजीत सिंह या विक्रमादित्य। अगला प्रश्न हम देखते हैं। कलचुरी वंश के किस शासक को उसकी सैनिक उपलब्धियों के कारण हिंदू नेपोलियन कहा जाता था? नेपोलियन, इस नाम से आप याद रखेंगे कर्णदेव को, है ना। यह कलचुरी वंश के थे। इसी प्रकार भारत का नेपोलियन, किसका दोस्तों? भारत का नेपोलियन, इस नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त को। तो दोनों ही प्रश्न अत्यंत इंपॉर्टेंट है। हिंदू नेपोलियन कर्णदेव, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, दोनों ही प्रश्न अलग अलग है। यहाँ हो सकता है कि आपको समुद्रगुप्त भी ऑप्शन में दे दे और नेपोलियन के चक्कर में आप लगा दें, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। सन 1518 में ग्वालियर पर इब्राहिम लोदी का आधिपत्य होने के बाद ग्वालियर में किसको किलेदार नियुक्त किया गया था? तो जो हमारा राजा थे विक्रमजीत, अंतिम तोमर वंश के, वह चले जाते हैं। उसके बाद ग्वालियर के किले पर इब्राहिम लोदी का अधिकार हो जाता है। और इब्राहिम लोदी स्वयं तो वहां रहते नहीं क्योंकि दिल्ली के शासक हैं, तो वह तातार खां को वहां पर किलेदार के रूप में नियुक्त करते हैं। इस प्रकार सी इसका सही जवाब हो जाता है। सन 1518 की यह बात है। ग्वालियर का वह शासक जिसने अलाउद्दीन खिलजी से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो ऐसा राजा भी था जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को हरा दिया था, है ना। अलाउद्दीन खिलजी को हरा दिया था और उनसे कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो वह महान व्यक्ति था डुगरेंद्र सिंह। यह बहुत ही विशेष आदमी है ना, मान सिंह और डुगरेंद्र सिंह, दोनों के बारे में जो जो आप चीजें आपको बता रहा हूँ सब आप याद रखेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी से इन्होंने क्या प्राप्त किया? कोहिनूर हीरे को प्राप्त किया। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्वालियर के शासक विक्रमजीत सिंह डुगरेंद्र सिंह ने प्राप्त किया, किससे प्राप्त किया? तो अलाउद्दीन खिलजी से कोहिनूर। अब क्या होता है, जो अंतिम शासक है विक्रमजीत सिंह, ये कोहिनूर हीरा सौंप देते हैं किसी को। अब किसको सौंपता है बताना है। तो इनको हराया था किसने? इब्राहिम लोदी ने, है ना। और किलेदार था तातार खां, किलेदार तातार खां था। तो इब्राहिम लोदी को यह समर्पित कर देते हैं या उन्हें सौंप देते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। गुजरी महल और ग्वालियर महल ग्वालियर में बनाए गए थे, किसके द्वारा? गुजरी महल का निर्माण अपनी प्रेयसी मृगनयनी के लिए मानसिंह तोमर के द्वारा करवाया गया था, गुजरी महल का निर्माण। अगला प्रश्न हम देखते हैं। संगीत ग्रंथ गुजरी टोडी और मंगल गुजरी, इन दोनों की रचना किसने की है? तो अब यहाँ पर गुजरी गुजरी देखकर आप मानसिंह तोमर नहीं मारिएगा, है ना। इस प्रश्न का जवाब अलग है। इन दोनों ही ग्रंथों की रचना की गई है बैजू बावरा के द्वारा। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? बैजू बावरा का द्वारा। और बैजू बावरा की यदि समाधि के बारे में पूछा जाए, यानी कि मरने के बाद इनको किधर दफनाया गया था, तो यह इनको दफनाया गया था चंदेरी के किले में। कहाँ पर दोस्तों? चंदेरी के किले में। तो ये दो प्रश्नों को आप जानेंगे। राजा मानसिंह के द्वारा लिखा गया है उस ग्रंथ का नाम है मान कौतूहल। यह मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, क्या नाम है इसका? मान कौतूहल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आई होप कि बहुत सारी जानकारी मैं आपको अपने प्रश्नों के साथ में देता जा रहा हूँ।
तो हमने दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे दूं मैं आपको कि हमने इस मंथ के लिए 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा किया है, जो आपकी हेल्प के बिना बिल्कुल भी पूरा नहीं हो सकता। तो आपको हमें सपोर्ट करना है, तो इसी प्रकार की वीडियोस मैं भविष्य में यूट्यूब पर अपलोड करता रहूं, है ना, जिससे कि आपकी एग्जाम में हेल्प हो सके। इसके लिए मुझे यूट्यूब चैनल को कंटिन्यू रन करना होगा, और कंटिन्यू रन करने के लिए मुझे 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करना होगा। तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को और हमारे चैनल की लिंक को शेयर करें, ताकि जल्द से जल्द हमें टारगेट पूरा कर सके और मैं आपके लिए अधिक से अधिक मेहनत कर सकूं और इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियोस लेकर आता रहूं। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो करेंगे उनका एडवांस में धन्यवाद। चलिए प्रश्न पे आता हूँ। प्रसिद्ध संगीतज्ञ बैजू बावरा की समाधि कहाँ पर? जैसे कि मैंने आपको बताया था, चंदेरी में इनकी समाधि है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। सन 1660 में उड़ान सिंह ने निम्न में से किस स्थान की स्थापना की थी? तो उड़ान सिंह के द्वारा सागर शहर बसाया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? उड़ान सिंह के द्वारा सागर शहर बसाया गया था। कब बसाया गया था यह पूछा जाए तो 1660 में। अगर यह पूछा जाए कि पहली नगर पालिका है ना, पहली कहना चाहिए, मेरे ख्याल से पहली है ये, तो 1867 में सागर को नगर पालिका का स्थान मिल गया था अंग्रेजों के द्वारा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से वह संगीतज्ञ जिसे भारतीय शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद गायन शैली का आविष्कारक माना जाता है? तो ध्रुपद के दो आविष्कारक माने जाते हैं, एक तो है सम्राट तानसेन और एक है राजा मानसिंह तोमर। यदि दोनों के दोनों ऑप्शन में आए तो आप मानसिंह तोमर को टिक करेंगे, है ना। मुख्य रूप से यह ध्रुपद शैली, गायन शैली मानसिंह तोमर के द्वारा विकसित की गई है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। सन 1660 में उड़ान सिंह ने निम्नलिखित में से किस स्थान की स्थापना की थी? तो मैंने जैसा कि आपको बताया था, सागर की स्थापना इन्होंने की थी। क्वेश्चन रिपीट हो गया, सागर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। बुंदेलखंड में बुंदेला साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बुंदेला साम्राज्य की स्थापना सन 1501 में। दोस्तों कब? 1501, यह सन है 1501 में की गई, और करने वाले थे रुद्र प्रताप बुंदेला। रुद्र प्रताप बुंदेला, और यह स्थापना की गई थी, उस जगह का नाम था झांसी। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आप याद रखेंगे। सन 1501, रुद्र प्रताप बुंदेला और झांसी। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बुंदेलखंड का प्रतापी शासक कौन था? 238वां क्वेश्चन है। और तो यहाँ तो बुंदेलखंड लिखा गया है, मेरे ख्याल से प्रश्न होना चाहिए क्या होना चाहिए, हाँ बुंदेलखंड का, बुंदेला वंश का होना चाहिए, है ना। तो इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों छत्रसाल, ऑप्शन नंबर ए। छत्रसाल जो थे ये बुंदेलखंड के प्रतापी शासक थे। इनके नाम से एक रचना लिखी गई है जिसका नाम छत्रसाल दशक। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में जिक्र हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह हमें छत्रसाल दशक से प्राप्त होता है। ठीक है, यह बुंदेलखंड के प्रतापी शासक थे। बुंदेलखंड का प्रतापी शासक कौन था? अभी मैंने आपको बताया यह छत्रसाल था। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। बुंदेला वंश किसे अपना पूर्वज मानता है? तो बुंदेला वंश लव, जो कि किसके पुत्र थे? यह भगवान श्री राम के पुत्र थे। लव, है ना, भगवान श्री राम के दो पुत्र थे, लव और कुश। इनमें से लव के वंशज अपने आप को मानते हैं बुंदेला वंश के शासक। और मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया था, एक वंश है जो अपने आप को कुश वंश का संतति मानता है ना। उस वंश के बारे में आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको नहीं पता तो पिछली क्लास जाकर आप देखिए, है ना, वहां पर मैंने आपको यह प्रश्न पढ़ाया हुआ है। उस वंश का नाम बताना है आपको जो अपना पूर्वज कुश को मानता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? तो बुंदेलखंड की राजधानी बनाने वाला वह शासक है रुद्र प्रताप। ठीक है, यहाँ पता नहीं क्यों ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से बुंदेला सही है। ठीक है, इसने ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। बुंदेलखंड में ओरछा को बुंदेला वंश की बात की जा रही, और ऐसा करने वाला शासक कौन था? रुद्र प्रताप। कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी है। ठीक है, तो रुद्र प्रताप जो थे इन्होंने ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। बुंदेला राज्य की पहली राजधानी कौन थी? तो दूसरी राजधानी तो आपकी क्या हो गई? ओरछा हो गई। ओरछा के पहले गंडकुठार,
इसकी राजधानी हुआ करती थी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंध रखता है? तो त्रिपुरी के कलचुरी, है ना, ग्वालियर कहता हूँ, जबलपुर साइड में कलचुरी वंश का शासन हुआ करता था। यह मध्य प्रदेश से सीधा संबंध रखता है। बाकी के जो सभी हैं यह दक्षिण भारतीय राजवंश है। अगला प्रश्न देखते हैं, ओरछा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ओरछा राजधानी स्थापित करने वाला था रुद्र प्रताप बुंदेला, और रुद्र प्रताप बुंदेला के द्वारा ही ओरछा नगर की स्थापना की गई थी, ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वर्तमान में पूछा जाए कि ओरछा किस जिले में आता है, ठीक है, तो दोस्तों यह निवारी जिले में आता है ना, निवारी जिले में आता है। आपको यह बताना, जब निवारी जिला नहीं था तब ओरछा किस जिले में आता था, यह मुझे बात आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ओरछा नगर का पुराना नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। ओरछा नगर का पुराना नाम, तो दोस्तों इसका पुराना नाम था गंगापुरी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाता है। गंगापुरी ओरछा नगर का पुराना नाम है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बुंदेलखंड की अयोध्या किसे कहा जाता है? तो बुंदेलखंड की अयोध्या ओरछा को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ओरछा में वर्ल्ड फेमस राम राजा का मंदिर है। ओरछा में किसका मंदिर है दोस्तों? राम राजा का, इस नाम का मंदिर है। ये बहुत ही भव्य मंदिर है, जिस कारण से ही बुंदेलखंड की अयोध्या के नाम से ओरछा को जाना जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, वर्तमान के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था? तो पुराने समय में जिसका नाम जेजाक भुक्ति था, वर्तमान में वह बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मध्य प्रदेश का वह नगर जो मध्य प्रदेश का वृंदावन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, वृंदा किसे हम कहते हैं? तुलसी के वृक्षों को, है ना, तुलसी के ही वृक्ष वृंदा के वृक्ष के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वृंदावन में तुलसी के वृक्षों की अधिकता थी, है ना। और मध्य प्रदेश का वह नगर, उसके बारे में पूछा जा रहा है जिसे हम वृंदावन कहते हैं दोस्तों, तो वह है दतिया, क्योंकि यहाँ पर तुलसी के अधिक पेड़ पाए जाते हैं, इसीलिए इसे वृंदावन के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, एक सेकेंड, बुंदेला शासक रुद्र प्रताप बुंदेला ने ओरछा को राजधानी कब बनाया था, यह पूछा गया है। तो रुद्र प्रताप बुंदेला के द्वारा सन 1531 में ओरछा को राजधानी बनाया गया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। ओरछा को राजधानी बनाया गया था, है ना, बुंदेला शासक रुद्र प्रताप के द्वारा। ये पुरानी राजधानी के बारे में पूछा जाए तो वह क्या थी? पुरानी राजधानी थी दोस्तों गढ़ कुठार। ठीक है, मैं आपको इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ ताकि ये आपको परमानेंटली याद हो जाए। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अच्छा 50 प्रश्नों की सीरीज थी जो कि समाप्त हो गई। अगले प्रश्न हम अपनी अगली वीडियोस में देखेंगे। तो इस प्रकार हमने क्लास नंबर 8 कंप्लीट कर लिया, जिसमें कि हमने मध्य प्रदेश का इतिहास, इसकी महत्वपूर्ण घटनाएं और राजवंश और इनसे जुड़े प्रश्नों के बारे में जाना। इस पूरी सीरीज में हम 4000 से अधिक प्रश्नों को कवर करेंगे। यदि हमारा यह प्रयास आपके एग्जाम के लिए आपको लग रहा है कि महत्वपूर्ण होगा या फिर लाभकारी होगा, लाभ देगा आपको एग्जाम में, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट हमको पूरा करना है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।